नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोवे सवसावूणम्। हमारी मंगल शासन 2 का हमारा चैप्टर चल रहा था, हमारा जैन भूगोल में हमने समझा कि प्रश्नाड़ी क्या होती है, 3 लोक की रचना क्या होती है, उसमें अलग अलग क्या कहते हैं क्षेत्र कैसे होते हैं, प्रश्नाड़ी के अलावा बाहर में क्या कौन से जीव पाए जाते हैं, प्रश्नाड़ी में कौन से जीव पाए जाते हैं, ऐसी ऐसी हमने पूरा इसके बारे में हमने ये सारी चीजें समझी, है ना। तो अब हमारी डिस्कशन चलने वाला था कि मध्य लोक क्या होता है, और हमने ये समझा कि नरक गति में अलग अलग पृथ्वियां होती हैं, अलग अलग बिल होते हैं, वहां पे जीवों को अनंत दुख का अनुभव करना पड़ता है, और हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके के दुख पाए जाते हैं। पहली 5 में बहुत तीव्र उष्णता है, और आखिरी 2 में मुख्यतः से बहुत ठंड है ना, नरक में। अब आगे हम पढ़ रहे हैं मध्यलोक की रचना। मध्यलोक में कैसी रचना होती है, इसके बारे में हम समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए चैप्टर पे आते हैं। अधोलोक के ऊपर अर्थात पहली रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपरी पृष्ठभाग को मध्यलोक स्थित है। यह सामान्य धरातल पर फैला हुआ होने से तिर्यक लोक भी कहते हैं। इसमें एक दूसरे को घेरे हुए असंख्य द्वीप समुद्र हैं। जैसे मध्य लोक के ठीक मध्य में 1 लाख योजन विस्तार वाला जम्बू द्वीप है, उसके घेरे हुए उससे दोगुना अर्थात 2 लाख योजन विस्तार वाला लवण समुद्र है। उसके घेरे हुए उससे भी दोगुना विस्तार वाला धात्विक खंड, उसके घेरे हुए उससे दोगुना विस्तार वाला कालोदधी समुद्र, उसके घेरे हुए उससे भी दोगुना विस्तार वाला पुष्करवर्ती, इससे घिरे हुए उससे भी दोगुने विस्तार वाले पुष्करवर समुद्र। इस प्रकार एक दूसरे को घेरते हुए एक द्वीप एक समुद्र के क्रम से ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। अंतिम द्वीप स्वयं स्वयंभू रमण द्वीप है, और अंतिम समुद्र स्वयंभू रमण समुद्र, है ना। तो जैसे हमने यहाँ पे जैन भूगोल में हमने समझा था कि सारी जो मध्य लोक में रचना है वो द्वीप समुद्र ऐसे 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 करके ये रचना है ना। तो यदि हम टॉप व्यू से देखें तो ये आपको रचना दिख रही है। टॉप व्यू से यदि हम देखेंगे तो ये बीच में जो येलो पार्ट दिख रहा है वो है जम्बूद्वीप। इसकी जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर है वो 1 लाख योजन है ना। उसके बाद जो यहाँ पे लवण समुद्र आया, ये यदि 1 लाख है तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया वो है 2 लाख। तो इसका रेडियस जो होगा वो होगा 2 + उसका डायमीटर होगा 2 + 1 + 2, तो 5 लाख योजन का इसका डायमीटर होगा ना। तो उसका रेडियस हुआ आपका 2.5। अब ये जो दो, तो इसका मतलब पर इसको यदि हम सिर्फ समुद्र समुद्र का एरिया देखेंगे तो ये चूड़ी आकार में है। उस चूड़ी की मोटाई जो है वो चूड़ी की मोटाई है 2 लाख योजन। और यदि हम इसके बाद में जो यहाँ पे समुद्र में इसका जो द्वीप आएगा, द्वीप का नाम है आपका धातकी खंड। ये जो है इसका सेकंड द्वीप है, इसका नाम है धातकी खंड। धातकी खंड में जो इसकी जो चूड़ी की मोटाई है वो है 4। फिर कालोदधी समुद्र है, उसकी उसकी चूड़ी की यहाँ पे उसकी 8। और फिर उसके बाद है पुष्करवर द्वीप ना। और जो पुष्करवर द्वीप है, यहाँ पे जो पुष्करवर द्वीप है, इसके आधे मध्य में है मानुषोत्तर पर्वत। जो कि मानुषोत्तर पर्वत इसलिए है क्योंकि इसके आगे यहाँ पे मनुष्य नहीं पाए जाते।
इसलिए ये कहा जाता है कि ढाई द्वीप में ही सिर्फ ढाई द्वीप में मनुष्य रहते हैं। तो इसका मीनिंग ढाई का ही है कि जो यहाँ पे पुष्करवर द्वीप द्वीप है, पुष्करवर द्वीप के आधे पार्ट में ही यहाँ पे ऐसी रचना है। दूसरा कि यहाँ पे क्या है कि जो ये रचना जम्बू द्वीप की है, ऐसी ही सिमिलर रचना बाकी समुद्रों में भी है। बीच में यहाँ पे एक डिवाइडर होता है, डिवाइडेशन होता है, जो कि हमको उन अलग दो पार्ट को डिवाइड करेगा। दूसरा कि इनकी, अब इनमें 5 मेरु भी हैं। सेंटर में तो जम्बू द्वीप में सेंटर है सुमेरु पर्वत, है ना। धात की खंड में है अचल और विजय, इसके यहाँ पे सेंटर सेंटर पे। यहाँ पे आपको ऑरेंज, लाइट ऑरेंज वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। इस साइड में और इस साइड में यहाँ पे 2 मेरु हैं। इसके इस साइड में पुष्करवर द्वीप में, इसके इस साइड और इस साइड में यहाँ पे 2 और मेरु, तो टोटल 5 मेरु की रचना ऐसी है। ठीक है, समझ में आता है सभी को? ढाई द्वीप की रचना समझ में आई? ठीक है, तो इसमें ऐसी रचना है। आगे चलते हैं। इनमें से जम्बू द्वीप इस लोक के मध्यलोक का प्रथम द्वीप, थाली के आकार में 1 लाख योजन विस्तृत, इससे इसके ठीक मध्य में नाभि के समान सुमेरु नामक विशाल पर्वत है। इस पर्वत का संक्षिप्त नाम सुमेरु है। इस द्वीप को विभक्त करने वाले पूर्व पश्चिम विस्तार हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरीन नामक 6 पर्वत हैं। क्षेत्रों को विभक्त करने के कारण इसको वर्षधर या कुलाचल भी कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जो ये है हमारा थाली के आकार का जम्बू द्वीप है सभी को ना। इसकी रचना यहाँ पे हमें यहाँ पे समझा है। तो यहाँ पे आपको टॉप में दिख रहा है पर्वत, लेफ्ट साइड में पर्वतों के नाम है ना। क्या क्या नाम है? अब नीचे से लेके ऊपर तक 6 नाम आएंगे पर्वत के, और इनका विस्तार पूर्व पश्चिम से पूर्व से पश्चिम इस रूप में यहाँ पे डिवाइडेशन बना हुआ है। तो यहाँ पे पर्वत दिख रहे होंगे आपको। तो यहाँ पे सबसे नीचे है हिमवन पर्वत, फिर महाहिमवन पर्वत सेकंड, निषद यहाँ पर्वत है, ऐसे यहाँ पे नील, रुक्मी और शिखरी। तो ये 6 पर्वत। तो 6 पर्वत होने से यहाँ पे 7 क्षेत्र, इनको कुलाचल भी कहा जाता है। ये कुलाचल पर्वत कहे जाते हैं ना, 6 कुलाचल पर्वत। इन 6 पर्वतों के कारण यह द्वीप भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत 7 क्षेत्रों में विभक्त है। अब यहाँ पे जो डिवाइडेशन हुआ पर्वतों का, तो यहाँ पे जो पिंक पार्ट है ना, तो जो पिंक पार्ट है ना, ये बीच में तो आ रहा है यहाँ पे विदेह क्षेत्र। ठीक है, बीच में है विदेह क्षेत्र। इसके बाद नीचे है यहाँ पे क्या, क्षेत्र का नाम है राइट साइड में। यहाँ पे राइट साइड में क्षेत्र, और उसके साथ यहाँ पे ब्रैकेट में उसमें दी गई है उस क्षेत्र में कौन कौन सी नदियां हैं, है ना। तो राइट में है विदेह क्षेत्र, तो सॉरी, राइट में है क्षेत्र के नाम। तो नीचे से देखेंगे तो नीचे में येलो पार्ट है, उसका नाम है भरत। फिर उसके बाद एक पर्वत आया जिसका नाम है हिमवन। फिर आया उसमें पिंक कलर का पार्ट जिसका नाम है हेमवत। फिर आया महाहिमवन नाम का पर्वत। फिर पिंक पार्ट में आया हरि, हरि क्षेत्र है। फिर यहाँ पे आया निषद पर्वत। फिर आया यहाँ पे विदेह क्षेत्र, जो सेंटर में इतनी रचना दी गई है इसका नाम है विदेह क्षेत्र। इसको भी आएंगे अपने, इसका डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद है नील, यहाँ पे लेफ्ट साइड में नील, नील यहाँ पे पर्वत है। फिर यहाँ पे रम्यक क्षेत्र का नाम है। फिर रुक्मिणी यहाँ पे पर्वत आ रहा है। फिर उसके बाद है हिरण्यवत। फिर आता है पर्वत शिखरी, और उसके बाद आता है ऐरावत। अच्छा, जो यहाँ पे पिंक पार्ट आपको दिख रहा है, ये पिंक पार्ट होता है भोग भूमि।
भोग भूमि मतलब क्या? भोग भूमि का मतलब है कि यहाँ पे हमारे अभी हमारे जैसे जैसे हमको बिजनेस करना पड़ रहा है, पैसे कमाने पड़ रहे हैं, नौकरी करनी पड़ रही है, खाने के लिए, भोजन आदि के लिए उगाई करनी पड़ रही है, तो ऐसा काम यहाँ नहीं होता। यहाँ पे भोग भूमि में कल्प वृक्ष होते हैं, और कल्प वृक्ष में जीवों को जो चाहिए वो वैसा मिल जाता है। तो यहाँ पे उत्तम कहना चाहिए भोग भूमि। ये जो यहाँ पे सुमेरु पर्वत के पास यहाँ पे गजदंत नाम का, ऐसा यहाँ पे गजदंत क्यों, इसके ऐसे कर्व शेप में यहाँ पे पर्वत है ना। ये कर्व शेड में पर्वत होने के कारण जो पिंक पार्ट आ रहा है इसको बोलते हैं उत्तम भोग भूमि। विदेश क्षेत्र के इस पार्ट में उत्तम भोग भूमि। फिर रम्यक जो है, रम्यक और हरि, ये है मध्य भोग भूमि। और इसके बाद जो है हिमवत और हैरण्यवत, ये है अ, उत्तम मध्य और अ, जगन्य, ये है जगन्य भोग भूमि। जगन्य और उत्तम, इसमें मीनिंग क्या है कि उत्तम में क्या होगा, जीवों की अवगाहना ज्यादा होगी, ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी कल्प वृक्षों में, है ना। भूख थोड़ी होगी, ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पे होती हैं। और जैसे जगन्य में क्या होगा, जगन्य में आयु थोड़ी कम होगी, क्या कहना चाहिए, भोग भोग की चीजें कम मिलेंगी, ऐसी ऐसी चीजें इसमें डिफरेंस हो जाता है। ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे 7 क्षेत्र विभक्त होते हैं। 7 क्षेत्रों के नाम हमने बता दिए, राइट साइड में क्षेत्रों के नाम यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है। पूर्वोक्त 6 पर्वतों पर क्रमशः पद्म, महापद्म, तिंगिज, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक नामक विशाल हृद तालाब हैं। अब क्या है कि इन पर्वतों के बीच में एक एक तालाब भी है। तो यहाँ पे जब ऊपर लिखा है पर्वत ब्रैकेट में हृद, हृद का मतलब है यहाँ पे तालाब का नाम। तो जैसे हम नीचे से चालू करें, हिम 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 हिमवन यहाँ पे पर्वत का नाम है। तो इसके सेंटर में यहाँ पे क्या है, एक पद्म नाम का बहुत बड़ा तालाब है। यहाँ पे तालाब कहो या इसको आप ग्लेशियर कह लो, एक ही बात है ना। ग्लेशियर है का मतलब ही तालाब है, मतलब यहाँ से आपकी यहाँ से क्या है, नदियां निकलती हैं, है ना। जो यहाँ पे ऐसे ब्लू कलर का आपको डिवाइडेशन दिख रहा है, ये यहाँ पे वो नदियां हैं, है ना। इस पे आएंगे। फिर उसके बाद है महाहिमवन। तो महाहिमवन पर्वत पर महापद्म नाम का सेंटर में यहाँ पे तालाब है। निषद, निषद में यहाँ पे सेंटर पे तिंगिच नाम का तालाब है। नील है, नील में केसरी नाम का तालाब है। रुक्मिणी, रुक्मी यहाँ पे महापुंडरीक नाम का तालाब है। और शिखरी पर्वत पर सेंटर में पुंडरीक नाम का यहाँ पे तालाब है। ठीक है। ये तालाब मत को आप ग्लेशियर समझ सकते। इनमें से गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या, हरित, हरित कांता, सीता, सीतोदा, नारी, नारी नरकांता, स्वर्णकूला, रूपकूला, रक्ता, रक्तोदा, ये 14 नदियां निकलकर पूर्वोक्त छात्र क्षेत्र 7 क्षेत्रों में बहती। अब इसमें क्या होता है कि इन तालाबों से नदियां निकलती हैं। एक एक नदी निकलेगी उत्तर साइड में और एक नदी निकलेगी दक्षिण साइड में, है ना। तो ये जो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये नील एग्जांपल है, नील, नील पर्वत पर केसरी नाम का यहाँ पे क्या है, केसरी नाम का यहाँ पे तालाब है। तो यहाँ से एक नदी निकलेगी ऊपर और एक नदी निकलेगी नीचे, है ना। तो यहाँ पे जो नदी निकली है नीचे, इसका नाम है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्षेत्र के साथ नदियों के नाम दिए हैं। तो पूर्व विदेह में कौन सी नदी है, यहाँ पे है सीता। ठीक है। पश्चिम में है सीतोदा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक नदी यहाँ तालाब से नीचे आई, इसने सुमेरु पर्वत का यहाँ से ऐसे चक्कर लगाया और यहाँ से सीधे जाके लवण समुद्र में, जो यहाँ पे लवण समुद्र है जम्बू द्वीप के आजू बाजू, वहां पे जाके वो पानी लवण समुद्र में चला जाए। वैसे ही यहाँ पे निषद में तिंगिच नाम का एक तालाब है। यहाँ से एक नदी निकली जिसका नाम है सीतोदा। सीतोदा ने ऐसा चक्कर लगाया और यहाँ से एक डिवाइड करती हुई यहाँ पे लवण समुद्र में चली गई। ऐसे ही हर हर नदी यहाँ से निकल रही है।
एक है जैसे यहाँ पे देखेंगे केसरी से एक नीचे गई सीता नदी, एक 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 नदी गई नारी, तो यहाँ से ऊपर गई और यहाँ से लेफ्ट में जाके नवर समुद्र में चली गई। और रुक्मी से महापुंडरीक नामक पहाड़ में जो यहाँ पे तालाब है, वहां से नारी लेफ्ट साइड में गई, राइट में नारी कांत था, तो यहाँ से आई। यहाँ पे बीच में एक पर्वत है, उस पर्वत का घूम के यहाँ से वो राइट साइड में चली गई। ऐसे ऐसे यहाँ पे है। एक डिफरेंस यहाँ पे बस ये है कि जो भरत क्षेत्र है, जैसे यहाँ पे भरत क्षेत्र है ना, तो यहाँ पे जैसे ये क्या है, हिमवन पर्वत पर पद्म नाम का तालाब है ना, जैसे भी भरत क्षेत्र देख रहे हैं, तो हिमवन नाम का पद्म पर्वत है, यहाँ पद्म नाम का यहाँ पे तालाब है। ठीक है, तो एक नदी तो गई यहाँ से ऊपर, कहाँ पे, हेमवत पर, हेमवत एरिया पे, है ना, जो पिंक नाम का हमको दिख रहा है। एक नदी तो ऊपर गई, यहाँ पे एक पर्वत का ऐसे चक्कर लगाया और लेफ्ट साइड चली गई। एक नदी तो ये निकली, परंतु यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भरत क्षेत्र में यहाँ पे इस तालाब से 3 नदियां निकल रही हैं, बाकी तालाब में तो 2 निकल रही हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। भरत क्षेत्र में यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा नदियां निकल रही हैं। यहाँ पे एक नदी निकली सिंधु, गंगा और सिंधु। ठीक है, और यहाँ पे बीच में एक है विजयार्ध पर्वत। क्या है, यहाँ पे एक विजयार्ध पर्वत है। ऐसा विजयार्ध पर्वत और ऐसी यहाँ पे 2 नदियां, इससे इस एरिया के 6 खंड हो जाते हैं, है ना। तो जो सबसे नीचे वाला पार्ट है उसको कहते हैं आर्यखंड। इस आर्यखंड में यहाँ पे 24 तीर्थंकर होते हैं। और बाकी क्या है यहाँ पे, बाकी क्या है यहाँ पे है मलेच्छ खंड। मलेच्छ खंड है कि यहाँ पे धर्म की धर्म नहीं होता है, यहाँ पे अलग अलग भाषाओं के अलग अलग टाइप से लोग रहते हैं, पर यहाँ पे तीर्थंकर आदि नहीं होते हैं। तीर्थंकर आदि हमारे महापुरुष आर्य खंड में होते हैं। और जब भरत, अभी कोई चक्रवर्ती होता है तो चक्रवर्ती इन 6 खंड में घूमते हुए जाके 6 खंडों की राजाओं को अपने अधीन करता है, इसलिए उसको चक्रवर्ती को 6 खंडाधिपति कहते हैं। मतलब इन 6 खंडों का अधिपति आर्य चक्रवर्ती होता है। ठीक है, ऐसा यही सेम रचना अगर हम इसको मिरर इमेज करते हैं तो यही सेम रचना पर एरावत में भी ऐसी। ठीक है, पहले पद्म नामक तालाब से तथा अंतिम पुत्री नामक तालाब से 3-3 तथा शेष 4 तालाब में 2-2 नदियां निकलती हैं। यही बताया कि लास्ट में जो यहाँ पे पद्म नाम का यहाँ पे तालाब था, यहाँ से 3 नदियां निकली, है ना, क्योंकि भरत क्षेत्र में 2 एक्स्ट्रा नदियां निकल रही हैं। सेम अरावत क्षेत्र में 2 एक्स्ट्रा नदियां निकलेंगी, तो यहाँ ये ऊपर सबसे टॉप में और सबसे नीचे भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में ऐसी 3-3 नदियां निकलेंगी, और बाकी तालाब में से 2 नदी। इन नदियों में से पहली पूर्व समुद्र में तथा दूसरी पश्चिम समुद्र में निकलती है, अर्थात गंगा, रोहित आदि 7 नदियां पूर्व साइड से, गंगा, रहित, सिंधु, रोहित, आसिया, ये 7 नदियां पश्चिम से निकलती हैं। तो इनका डिवाइडेशन, यहाँ पे गंगा है वो राइट साइड में है और सिंधु यहाँ पे लेफ्ट साइड में। रोहित नदी है ये राइट साइड में है, रोहित, आसिया लेफ्ट साइड में। इनके नाम ऐसे ऐसे बताए। ठीक है, आगे इन 7 क्षेत्रों में से हम सब अभी दक्षिण में स्थित भरत क्षेत्र में रह रहे हैं। यही क्षेत्र आचार्य कुंद कुंद के जन्म और विहार से भी पावन हुआ। इन्हीं में से चतुर्थ क्षेत्र विदेह की पूर्व दिशावर्ती नगरी में जीवंत तीर्थनाथ सिमंदर भगवान विराजमान। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो पूर्व विदेह है, यहाँ पे अभी लास्ट जो नगरी है 8वीं नगरी, है ना, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी डिवाइडेशन है, जो अपन कहते हैं 32 विधि, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, इस जो यहाँ पे नदी निकल रही है सीता, ये सीता नदी जो है ना, यहाँ से इसमें 3 और छोटी नदियां यहाँ पे आके पर्वत से आके मिलती हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अलग अलग पर्वत हैं। ये पर्वत एक एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे ऐसा दिख रहा होगा, है ना।
तो इनको कहते हैं बख्शार पर्वत। जो यहाँ पे आपको लिखा है ना, यहाँ पे बख्शार पर्वत कहते हैं, है ना। और ये जो येलो एरिया है इसको बोलते हैं भूतारण्य, और इसको यहाँ पे कहते हैं देवारण्य। तो यहाँ पे क्या है ऐसा, यहाँ पे एक यहाँ पे पर्वत है, बख्शार पर्वत है, फिर नदी है, फिर बख्शार पर्वत है, फिर नदी बख्शार पर्वत है, ऐसे। और यहाँ पे एक और लास्ट में एक और बड़ा पर्वत है। ऐसे डिवाइडेशन देखेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे आपको दिख रही है। तो ये एरिया क्या है, इनको हम क्षेत्र, विधेय का क्षेत्र कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 ऊपर 8 नीचे, 8 ऊपर 8 नीचे, तो टोटल ऐसे 32, एक मेरु संबंधी 32 विधेय हो जाते हैं। और वर्तमान में जो लास्ट की जो यहाँ पे नगरियां हैं, 8 नंबर की, 9 नंबर की, 24 नंबर की और 25 नंबर की, इनमें हमेशा तीर्थंकर विद्यमान। एक मेरु संबंधी में 4 तीर्थंकर सदा विद्यमान रहते हैं, और ऐसे 5 मेरु संबंधी में 20 तीर्थंकर टोटल होते हैं। और एक साथ जब एक साथ अजितनाथ भगवान में, अजितवरनाथ भगवान के टाइम पे सारे मेरु संबंधी जो 32 विधेय हैं, 32 32 32 32 32, सब में ये हर नगरी में एक तीर्थंकर थे। और भरत क्षेत्र और रावत क्षेत्र में भी ऐसे एक मेरु संबंधी 2 और 5 मेरु संबंधी 10, ऐसे 10 + 160 है ना, 32 × 5, ये कितना हुआ 160, और +10। अजितनाथ भगवान के टाइम पे 170 तीर्थंकर विद्यमान थे। तो मतलब लास्ट के जो नगरियां हैं इनमें विद्यमान हमेशा रहते हैं तीर्थंकर। कभी बीच में चाहे तो दूसरी नगरियों में भी तीर्थंकर का आगमन वहां पे हो सकता है, उनका आखिरी जन्म वहां हो सकता है विदेह क्षेत्र में। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि यहाँ भरत क्षेत्र से तो 8वीं नगरी पूर्व नगरी, पूर्व विदेह की जो नगरी है, यहाँ पे सीमंदरनाथ भगवान विराजमान थे। तो भरत क्षेत्र से कुंद कुंदाचार्य सीमंदरनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए वहां पे विदेह क्षेत्र में गए थे, है ना। इन्हीं में से चतुर्थ विदेह में पूर्व दिशावर्ती नगरी में जीवंत तीर्थनाथ सीमंदरनाथ भगवान विराजमान है। आचार्य कुंद देव अपने प्रबल पुण्य प्रताप से इस शरीर सहित ही सीमंदरनाथ भगवान के दर्शन वंदना आदि के लिए विदेह क्षेत्र में गए थे। सशरीर वहां जा पाना प्रत्येक की सामर्थ्य से बाहर है, अतः इस घटना के कारण आचार्य कुंदेव इस युग में विख्यात हो गए। वास्तव में यह अद्वितीय पुण्य और पवित्रता का सूचक एक घटना है ना। तो आप यदि कभी दक्षिण की यात्रा में जाएं तो वहां पे कुंदाद्री पर्वत है, जहाँ पे जहाँ से ऐसा कहा जाता है कि कुंद देव उस पर्वत से विदेह क्षेत्र वहां पे गए थे। और एक पोन्नूर नाम की जगह है जहाँ पे आचार्य देव ने समयसार ग्रंथ आदि, समयसार और पंच परमागम ग्रंथों की वहां पे बैठ के रचना करी थी। तो वो भी एक बहुत ही, कहना चाहिए, जैन आगम के अनुसार एक बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। हमें वहां पे भी जाना चाहिए, वहां पे हमें देखना चाहिए कि आचार्य देव ने कैसे वहां पे बैठ के और कैसे किन भावों से वहां पे रचना करी होगी। आज से लगभग 2000 वर्ष पहले उन ग्रंथों की रचना हुई थी। ठीक है, आगे दूसरे धात की खंड तथा मध्य में स्थित सर्वत्र गोलाकार में मानुषोत्तर पर्वत के कारण 2 भागों में विभक्त इस ओरवर्ती तीसरे पुष्करार्ध पर द्वीप में पर्वत क्षेत्रादि की संपूर्ण रचना जम्बू द्वीप के पर्वत क्षेत्रादि रचना से दोगुनी है। मीनिंग कि ये जो रचना हुई है ऐसी ही रचना ढाई द्वीप में, इसमें आपके पुष्करवर द्वीप में के आधे पार्ट में और धात की खंड में ऐसी ही रचना यहाँ पे आपको दिख रही है। आपको दिख रहा होगा रेड पार्ट है एरावत है, येलो पार्ट भरत क्षेत्र है। इसको यदि हम देखेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे
कुलाचल पर्वत बनाए गए हैं, है ना, कुलाचल पर्वत हैं वहां पे। आपके समुद्र बनाए गए हैं, समुद्र से नदियां निकल रही हैं, भरत क्षेत्र में 2 एक्स्ट्रा नदी हैं। ऐसी ही सेम रचना दो गुनी शेप में वहां पे ऐसी, मतलब एक्सपेंशन के हिसाब से वो वहां पे वैसी रचना है। मानुषोत्तर पर्वत, है ना, जो यहाँ पे मानुषोत्तर पर्वत सेंटर में आपको दिख रहा है ना, इस द्वीप के सेंटर में, इस मानुषोत्तर पर्वत कि उस ओर मनुष्य का निवास नहीं होने के कारण इन ढाई द्वीप को मनुष्य लोग भी कहते हैं। जो ढाई द्वीप है, ढाई द्वीप में ही सिर्फ मनुष्य उत्पन्न होते हैं, उसके बाहर नहीं जा सकते हैं, इसलिए उसको मनुष्य लोग भी कहा जाता है। यहाँ वर्तमान में 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महाविदेह, तो विदेश हर मेरु संबंधी 5 विधेय क्षेत्र हैं। ऐसे यहाँ पे 15 कर्म भूमियां तथा हेमवत आदि क्षेत्रों में 30 भोग भूमियां हैं, है ना। तो एक भोग भूमिया क्या थी, एक एक मेरु संबंधी में 6 भोग भूमियां थी, है ना, दिखाया था ये, है ना। जो यहाँ पे ये पिंक पार्ट दिया जा रहा है मेरु में, उत्तर कुरु और देव कुरु, ये 2 भोग भूमियां हैं, रम्यक और यहाँ पे हैरण्यवत, और नीचे हरित और हेमवत, ऐसे 6 पार्ट हैं भोग भूमियों के एक मेरु संबंधी। तो टोटल हो जाएंगे 5 इंटू 6, 30 भोग भूमियां, ठीक है। जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, फिर उसके बाद धाती खंड आता है, फिर कालोदधी समुद्र आता है, फिर पुष्करार्ध रूप इस मनुष्य लोक का विस्तार सिद्ध लोक के समान 45 लाख योजन वाला है। मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक देखेंगे तो टोटल 45 लाख योजन है टोटल, है ना। कैसे, यदि हम उसके एक साइड में देखें कि यहाँ पे 1.5 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 और प्लस 8, 16 का आधा 8 होगा, तो 8 प्लस 8 वो आपका 16, प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 16 हुआ 22, 22.5 एक साइड का हुआ, तो टोटल हो गया 45। तो 45 योजन का यहाँ पे पूरा मध्य लोक है, और 45 लाख योजन मध्य लोक है। इसका मीनिंग क्या है कि इसी के जस्ट ऊपर जो हमारा सिद्ध क्षेत्र कहा जाता है, तो सिद्ध क्षेत्र भी 45 लाख योजन का हुआ। क्यों? अरे तो जहां पे मनुष्य रहेंगे वहीं से तो सारे, वहीं से तो जो मुनिराज है वो यहीं से तो जाएंगे, जहां जहां मनुष्य लोग होगा, है ना। तो जो मनुष्य लोग है उसी के ऊपर ही सारे सिद्ध विराजमान होंगे, है ना। इसीलिए जो सिद्ध क्षेत्र है वो भी इसी के जस्ट एज इट इज ऊपर मध्यलोक में, सॉरी मध्यलोक के सेम सिमिलर ऊपर टॉप में सिद्ध क्षेत्र है, ठीक है। मध्यलोक में स्थित सर्वत्र गोलाकार में नागेंद्र पर्वत के कारण 2 भागों में विभक्त अंतिम स्वयंभू रमण द्वीप के उस ओर तथा स्वयंभू रमण समुद्र में भी कर्म भूमि है। मीनिंग क्या है कि जो नागेंद्र पर्वत का मीनिंग ये है कि जैसे हम अभी बात करें धात की खंड की, हाँ? धात की खंड में ये जो पर्वत है यहाँ पे सेंटर का, जो 2 पार्ट में डिवाइड करे, ये सेंटर का, ये जो 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, राइट साइड की रचना और लेफ्ट साइड की रचना, इसको जो डिवाइड करेगा इसको बोलते हैं नागेंद्र पर्वत। सेम यहाँ पे भी पुष्करवर द्वीप में आधे में ये जो पर्वत है ये 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और सेम यहाँ पे भी एक नागेंद्र पर्वत है जो 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ऐसा ही यदि हम समझें कि जो लास्ट द्वीप है और उसके अराउंड लास्ट समुद्र है, तो जो लास्ट द्वीप है उसमें भी ऐसा नागेंद्र पर्वत है जो 2 पार्ट में डिवाइड करता है ना। तो वहां पे भी कर्म भूमि है। वहां पे कर्म भूमि है का मतलब क्या है कि वहां पे त्रियंच जीव पाए जा सकते हैं। कैसे त्रियंच जीव? के पंचम गुणास्थान वर्ती त्रियंच जीव, सम्यक दृष्टि जीव वहां पे पाए जा सकते हैं। ऐसा जिनवाणी में आता है। जो लास्ट स्वयंभू रमण द्वीप है वहां पे
महामच्छ, पंचम गुण स्थान वर्ती महामच्छ वहां पे मिलते हैं। सम्यक दृष्टि पंचम गुण स्थान वर्ती महामच्छ रहते हैं। अब वो इतना बड़ा उनका मुंह होता है, उसकी पूरा आकार दिया गया, पता नहीं कितने योजनों का उनका क्या है मुंह रहता है, और वो मुंह खोलता है, उसमें जितनी मछली आती हैं वो मछली मुंह में आ जाती हैं, उनका वो भोजन कर लेता है। परंतु सम्यक दृष्टि होने के कारण उसको लालसा नहीं है। अब है सम्यक दृष्टि, हिंसा भी हो रही है, तो वो नरक तो जाएगा, है ना। परंतु जो उसके जो महामच्छ है उसके कान में एक तंदुल नाम का तंदुल मच्छ होता है। तंदुल मच्छ का मतलब है एक चावल के आकार का मच्छ, है ना। तो उस चावल के आकार का मच्छ जो रहता है, वो उसको इतनी लालसा होती है कि देखो कितना मूर्ख है ये महामच्छ, कितनी सारी मछलियों को खा सकता था, पर वो तो भी उसको नहीं खाता, वो मछलियों को जाने देता है। वो तंदुल मच्छ है, कुछ खा नहीं सकता, पर तो भी उसको इतनी लालसा रहती है कि वो 7वें नरक में जाता है। और सम्यक दृष्टि होने के कारण, क्योंकि वो जीव वहां पे सम्यक दर्शन उसने लिया, पंचम गुण स्थानवर्ती हो गया, पर पूर्व में नरक गति बंदी होगी तो पहले नरक या दूसरे नरक तक जा सकता है जी, है ना। पहले नरक तक जाएगा, दूसरे नरक पे तो नहीं, पहले नरक तक जाएगा। तो ऐसा वहां पे स्वयंभू रमण समुद्र में ऐसी कंडीशन बनती है। मानुषोत्तर पर्वत से लेकर नागेंद्र पर्वत पर्यंत के मध्यवर्ती असंख्य द्वीप समुद्रों में जगन्य भोग भूमि है ना। जगन्य भोग भूमि है बीच में, है ना। उसमें सिर्फ त्रियंच पंचेंद्रिय त्रियंच रहते हैं। इस एक राजू विस्तृत त्रियक लोक रूप मध्य लोक में सर्वत्र व्यंतर देवों का भी निवास होता है। अब ये जो यहाँ पे एरिया है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खाली एरिया है, तो यहाँ पे क्या, या तो त्रियंच लोग रहते हैं या फिर व्यंतर देव यहाँ पे रहते हैं। इस धरातल से 790 योजन ऊंचाई से 900 योजन पर्यंत, मतलब 790 योजन से लेकर 900 योजन, मतलब ये जो 110 योजन का जो एरिया है, इसमें ज्योतिषी देव रहते हैं। तब सूर्य, नक्षत्र, चंद्रमा आदि ये वाले जो जाति के देव होते हैं, ये मध्य लोक से 790 योजन से लेके 900 योजन के बीच में जितना 110 योजन का जो एरिया है, यहाँ पे इनकी ज्योतिषी देवों की यहाँ पे रचना होती है। इस मध्य लोक में अपने अपने परिणामों का फल भोगते हुए मनुष्य, त्रियंच तथा व्यंतर और ज्योतिष देव रहते हैं, है ना। तो मुख्यतः से यदि हम कहें तो इस मध्य लोक में ज्योतिष देव, व्यंतर देव भी रहते हैं, और मनुष्य और त्रियंच जीव यहाँ पे निवास करते हैं। तो कोई आपसे पूछे मध्य लोक में मनुष्य कहाँ रहते हैं, मध्य लोक में सिर्फ 2.5 द्वीप में रहते हैं। त्रियंच कहाँ रहते हैं कि सारी जगह रहेंगे, सारे द्वीप में भी रहेंगे, और समुद्र में भी कोई मछली आदि होंगे तो वो भी रहेंगे। व्यंतर देव हैं तो व्यंतर देव भी हर जगह रहेंगे, हर द्वीप में रहेंगे। और जो ज्योतिष देव हैं वो यहाँ से 790 से लेकर 909 योजन की ऊंचाई के बीच में जो 110 योजन का जो गैप है, वहां पे ये ज्योतिष देव रहते हैं। ठीक है, ये जो रचना है ये हमारी मध्यलोक की रचना हुई। है ना। तो आज की जो क्लास है हम इसको मध्यलोक की रचना का हमने डिस्कशन किया है। आपको यदि समझ में नहीं आया हो तो कोई इशू नहीं है, मैं आपको कुछ वीडियोस मध्यलोक की रचना से रिलेटेड आपको मैं वीडियोस भेजूंगा, तो आप उन वीडियोस के माध्यम से भी अपना नोट्स बना सकते हैं, वो चीजें समझ सकते हैं। ठीक है, अभी क्लास तो को हम यहीं विराम देते हैं। ठीक है, चलिए। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक में नमो सदा देता। बोले द्वाचांग में जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। सामने जैन धर्म की जय हो, जय हो, जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।